हेलो दोस्तों साल 2009 रॉयल एनफील्ड की एक बाइक की प्राइस लगभग 80,000 रुपये के आसपास थी। और उसी समय 2009 में इसकी पेरेंट कंपनी जो कि आइशर मोटर, उसके एक शेयर की प्राइस थी लगभग 24 रुपये। और अगर किसी ने उस समय रॉयल एनफील्ड बाइक को ख़रीदा होता तो आज उसकी वैल्यू ना के बराबर होती। और वहीं अगर किसी ने इन्हीं 80,000 रुपये के आइशर मोटर्स के अगर शेयर खरीदे होते, जो कि लगभग 3,300 शेयर मिले होते, तो उन शेयर की कीमत आज के भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए होती। दोस्तों, ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की। चलिए अब बात करते रॉयल एनफील्ड बाइक की। रॉयल एनफील्ड आज के समय में सिर्फ एक बाइक ही नहीं, एक इमोशन बन चुकी है। और आपने जब भी अपने आसपास से इस बाइक को गुजरते देखा होगा तो आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि यार ये बाइक मुझे भी लेनी है, या मेरे पास भी बाइक होती तो लड़कियां मुझसे इम्प्रेस होती। खैर, लड़कियां इम्प्रेस होती है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस बाइक ने 90% यूथ को अपना दीवाना बना रखा है। तो जो बाइक बार बार डूबते डूबते बची, उस बाइक ने ऐसा क्या किया कि आज वो लोगों के लिए एक ड्रीम बाइक और एक इमोशन बन चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी शुरुआत और इसकी जर्नी, और हम एज ए इन्वेस्टर, एज ए स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल इसकी जर्नी से क्या सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो साल 1893 में इंग्लैंड में एक साइकिल बनाने वाली कंपनी जिसका नाम था एडी मैन्युफैक्चरर, बाद में 1901 में इसी कंपनी ने रॉयल एनफील्ड नाम से बाइक बनानी शुरू की और कंपनी का नाम रखा रॉयल एनफील्ड। आज़ादी के बाद सरकार को एक ऐसी सूटेबल बाइक की ज़रूरत थी जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के लिए आर्मी की ज़रूरत को पूरा कर सके, और साल 1952 में रॉयल एनफील्ड बुलेट को इस काम के लिए चुना गया। 1954 में गवर्नमेंट ने 800 यूनिट 350 सीसी बुलेट का ऑर्डर कंपनी को दिया। फिर 1955 में इस कंपनी ने मद्रास मोटर के साथ पार्टनरशिप की और वहाँ इसका नाम रखा गया एनफील्ड इंडिया। लेकिन तब इसके सारे पार्ट्स ब्रिटेन से ही आते थे, और फिर 1962 में सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बनने लगे। इसके बाद लगभग 3 दशकों तक मद्रास मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को चलाया, पर इन 3 दशकों के भीतर उन्हें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और मद्रास मोटर्स ने सन 1994 में इसे आइशर मोटर्स को बेच दिया। क्योंकि इसकी हालत पहले से बहुत ख़राब थी तो आइशर मोटर्स ने बचाने के लिए इसे काफ़ी कोशिश की, लेकिन 6 साल बाद भी जब कुछ उम्मीद नहीं दिखी तो उन्होंने इसे बंद करने का फैसला लिया। लेकिन तभी आइशर मोटर्स के फाउंडर मोहनलाल जी के बेटे सिद्धार्थ लाल जी को इस बाइक में एक उम्मीद नजर आई और उन्होंने इसे फिर से आगे बढ़ाने के लिए एक लास्ट चांस बोर्ड मेंबर से मांगा और उन्हें एक चांस दिया गया। और सन 2000 में रॉयल एनफील्ड की बागडोर सिद्धार्थ लाल ने खुद संभाली, और उसके बाद जो हुआ वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जो बाइक बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गई थी, सिद्धार्थ लाल ने आखिर ऐसा क्या किया कि यह बाइक लोगों के लिए एक इमोशन बन गई। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड के लिए सिद्धार्थ लाल ने एक चांस आखिर क्यों मांगा? उन्हें इसमें कुछ लगा होगा ना तभी। तो इस बाइक की खामियाँ और खूबियाँ जानने के लिए वो एक लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं ताकि बाइक की सभी बारीकियों को वे अच्छी तरह से समझ सके। और हज़ारों किलोमीटर बाइक को चलाने के बाद उन्हें कुछ बातें पता चली। दोस्तों, उस समय रॉयल एनफील्ड सिर्फ किक स्टार्ट में आती थी और उसकी किक इतनी टाइट थी कि कई बार लोगों का पैर डैमेज हो जाता था। तो उन्होंने किक के साथ सेल्फ स्टार्ट का फीचर भी ऐड किया। साथ ही रॉयल एनफील्ड का उस टाइम पे जो गियर सिस्टम था वो राइट साइड में होता था, उन्होंने इसे बदलकर लेफ्ट साइड में किया। और भी ऐसे बहुत से छोटे और ज़रूरी बदलाव उन्होंने इस बाइक में किए और धीरे धीरे उन्हें इसके रिजल्ट मिलने भी शुरू हो गए और साथ ही कंपनी की सेल्स भी बढ़ने लगी। साल 2004 में सिद्धार्थ लाल जी को आइशर मोटर्स का COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया, और फिर 2006 में उन्हें आइशर मोटर्स के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर का पद दिया गया। उस समय तक आइशर ग्रुप 15 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें फार्मिंग व्हीकल्स, ट्रक्स, बाइक्स, फुटवेयर और टेक्सटाइल जैसे सभी बिजनेस को रन करता था, लेकिन किसी भी एक बिजनेस में मार्केट लीडर नहीं था। और सिद्धार्थ लाल जी ने बाकी 13 बिजनेस को साइड में हटाकर अपना ध्यान और अपना सारा पैसा सिर्फ रॉयल एनफील्ड और ट्रक्स पर लगाया, और उन्हें इसका फ़ायदा भी मिला। और 10 साल बाद आइशर मोटर्स की इनकम 8,738 करोड़ रुपए थी, जिसमें उनका नेट प्रॉफिट 702 करोड़ रुपए था। और कमाल की बात यह थी कि इस नेट प्रॉफिट में से 80% हिस्सा रॉयल एनफील्ड का था। दोस्तों, 2005 तक रॉयल एनफील्ड की 25,000 बाइक
हर साल सेल हो रही थी। फिर उन्होंने कुछ टाइम के लिए ट्रकों से भी अपना फोकस कम किया और अपना सारा ध्यान बाइक पर लगा दिया। उन्हें उसके रिजल्ट भी मिले। सन 2010 तक आते आते रॉयल एनफील्ड की 50,000 बाइक सेल होने लग गई। साथ ही सिद्धार्थ लाल जी ने वर्ल्ड वाइड बहुत से ब्रांड से मोटिवेशन लिया। उनमें दो प्रमुख मिनी कूपर और पोर्शे थे और इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का फोकस था अपनी जड़ों और अपने डीएनए को मजबूत बनाए रखना। और रॉयल एनफील्ड ने भी अपनी बाइक के लिए इन्हीं कंपनियों से ये मोटिवेशन लिया था। दोस्तों 2015 में अपने एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ लाल कहते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो 26 साल की उम्र में मुझे ये करके मज़ा आ रहा था। मैं बाइक्स के साथ खाना, सोना, चलना और बातें करने लगा था। दोस्तों एक समय था जब रॉयल एनफील्ड की 25,000 बाइक्स भी बड़ी मुश्किल से बिक रही थी। लेकिन लास्ट ईयर 2022 में रॉयल एनफील्ड की लगभग 7,03,166 बाइक्स बिकी। साल 2018 में रॉयल एनफील्ड का रेवेन्यू 8,965 करोड़ था, जिसमें नेट इनकम थी 1,960 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये था रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट के बारे में हमारी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।